आज मैं आपको एक जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा जिस पर शायद आप यकीन नहीं करोगे। यह आदमी भी पहले हम लोग जैसे ही एक आम इंसान हुआ करता था और फिर एक दिन। चलो यह कहानी मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। यह है हकान। यह एक चंचल स्वभाव का थोड़ा इमोशनल टाइप का लड़का है। इसके अब्बा और इसके दोस्त मेमो के अलावा इसका इस दुनिया में और कोई नहीं है और मोहल्ले में भी सब लोग इसको प्यार करते हैं। इन दोनों का सपना है मार्केट के बीच अपना एक शॉप ओपन करने का जिसमें हर तरह की एंटीक सामान मिलता हो, लेकिन इस काम के लिए इसको चाहिए थे पैसे और इनका सपना है उस दुकान से पैसे कमाकर ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदने का। फिर वह अपने अब्बू की दुकान पर जाने लगता है जो एक पुराने बाजार में थी। वहाँ कभी कभी ही कोई कस्टमर पहुँच पाता है। इसके अब्बू के पास पुराने और एंटीक सामान की दुकान थी। तभी उनकी दुकान के बाहर बैठी एक ज्योतिषी बताती है कि तुम कोई दुकान करने के लिए पैदा नहीं हुए हो बल्कि एक बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन हकान यह बात मजाक में ले लेता है। फिर वो अपने अब्बू के पास जाता है और बोलता है कि मैंने नई दुकान के लिए बहुत ही अच्छी जगह देखी है, बस कुछ महीने का किराए का इंतजाम हो जाए, मैं दुकान बहुत ही अच्छी तरह से जमा लूंगा। फिर उसके अब्बू हर बार की तरह इस बार भी मना कर देते हैं क्योंकि अब्बू हकान और मेमो को निकम्मा समझते थे। वह बताते हैं कि यह बाजार 600 साल पुराना है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर जब हकान अपने कस्टमर की सामान की डिलीवरी देने जाता है तो वहाँ वह एक बच्चे को पकड़ता है जो चोरी करके भाग रहा था और उसे चोरी ना करने के लिए समझाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इन बच्चों से चोरी करवाया करता था। वो कहता है, सुन बे, अगर आज के बाद तू मेरे काम में टांग लड़ाएगा तो तेरी खैर नहीं, निकल यहाँ से। अगले सीन में हम द फैजल नाम की एक कंपनी को देखते हैं। तभी वहाँ उस बिल्डिंग के मालिक मिस्टर फैजल आते हैं। फिर उनकी असिस्टेंट लैला उनको बताती है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर मिस्टर फैजल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और बताते हैं कि आज से 1500 साल पुरानी बिल्डिंग का टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। अभी वहाँ पर उनका कंपटीटर भी आ जाता है और कहता है यह तुम्हारा ख्वाब है क्योंकि टेंडर तो मुझे ही मिलेगा। फिर फैजल अपने बॉडीगार्ड मजहर को इशारा करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हकान उसी बिल्डिंग के अंदर एक लेडी को कालीन डिलीवरी करने जाता है और वहां से वापस लौटते समय वह एक लंबी लाइन को देखता है और फिर पूछने पर उसे पता चलता है कि यह सब नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए हैं। फिर हकान भी फॉर्म भरकर इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। हकान का इंटरव्यू लैला ही ले रही थी। हकान ने लिखा था कि मैं यहाँ पर काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ और फिर एक अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। फिर लैला बोलती है कि ऐसा फॉर्म कौन भरता है। फिर हकान कहता है जो सच है मैंने वही लिखा है। फिर लैला उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर हकान कहता है दरअसल मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलकर एक दुकान खोलना चाहते हैं और फिर वही दुकान से हमें और भी तरक्की करनी है, बस इसलिए मुझे यह जॉब चाहिए थी, चाहे पार्ट टाइम हो या नाइट ड्यूटी ही सही। लेकिन हकान के पास कोई डिग्री न होने के कारण लैला हकान को मना कर देती है। तभी हकान जब वह उस बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो उसकी नजर वहां पर काम कर रहे एक आदमी पर पड़ती है। फिर वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई हादसा होने वाला है। फिर वह जल्दी से नीचे जाकर एक लड़की की जान बचाता है। सब लोग इसके काम पर तालियां बजा रहे थे। इस बिल्डिंग के मालिक भी इसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर जब शाम को वह अपने अब्बू के पास बैठा हुआ था तब वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उनको एक मैप दिखाती है और कहती है मैं ऐसे ही एक मैप वाली कमीज ढूंढ रही हूँ। हकान के अब्बू कहते हैं यह तो हमारे पास नहीं है। हकान कहता है बाबा ऐसी चीज शायद मैंने कहीं देखी है, लेकिन उसके अब्बू टाल देते हैं। वह लेडी उस कमीज के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी। फिर वह अपना कार्ड देकर वहां से चली जाती है। हकान बोलता है बाबा यह कमीज मैंने अपनी ही दुकान में कहीं पर देखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उसके बाबा मना कर देते हैं और फिर वह उदास होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब्बू किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब उसे सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। फिर शाम को मेमो अपना सारा सामान लेकर वहां पर आ जाता है और बताता है कि मालिक ने घर से निकाल दिया है। तब हकान कहता है कि सुबह मैंने किराया तो टेबल पर रख कर आया था। तभी उसके अब्बू कहते हैं यह उन पैसों का जुआ खेल गया होगा। फिर हकान मेमो को डांटता है और हकान के अब्बू उन दोनों को डांटते हैं। हकान गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर रात को मजहर अपने बॉस के कंपटीटर को रास्ते से हटा देता है क्योंकि यह उसके बॉस का ऑर्डर था। दूसरी तरफ मेमो और हकान एक बार में बैठे हुए थे। मेमो अपने नाराज दोस्त को मना रहा था और बोलता है आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तभी ड्रिंक के पैसे देते समय हकान को अपनी पॉकेट में वही कार्ड मिलता है जो कमीज लेने आई लेडी देकर गई थी। फिर वह मेमो को कहता है चल मेरे साथ किस्मत बदलने चलते हैं। फिर वह चोरी छिपे अपनी ही दुकान में चोरी करने जाते हैं। हकान उस कमीज को ढूंढ लेता है और कहता है ये रही हमारी किस्मत। फिर हकान और मेमो उस कमीज को लेकर एक मार्केट में जाते हैं
और वहाँ जाकर उस लेडी से मिलते हैं। फिर वह लेडी उस कमीज को चेक करती है और कहती है मैं इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। तभी वहाँ पर हकान के अब्बू आ जाते हैं और अपने बेटे को इस हरकत के लिए डांटने लगते हैं। वह लेडी उनको मुंह मांगी कीमत देना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। उस लेडी के साथ आया हुआ बॉडीगार्ड उस गुंडे को मार देता है। उस गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं। फिर हकान अपने अब्बू को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि हकान के अब्बू को भी एक गोली लगी हुई थी। फिर उसके अब्बू उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय एक दोस्त की क्लिनिक पर ले चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरे पास सच बताने के लिए काफी समय है, लेकिन आज मेरे पास समय ही नहीं बचा। दूसरी तरफ फैजल लैला को बुलाता है और अपनी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उसको कहता है कि इस लड़के को काम पर रखो। लैला बताती है कि इस लड़के के पास कोई भी डिग्री नहीं है। फिर फैजल कहता है कि वह तो मेरे पास भी नहीं है, मैं इस लड़के को सिक्योरिटी में नौकरी देना चाहता हूँ। फिर वह अपने बॉडीगार्ड मजहर के बारे में पूछता है कि वह कहाँ पर है। मजहर उस समय वही लेडी से बात कर रहा था और कहता है कि तुम्हारा जिंदा बचना जरूरी नहीं, बल्कि उस कमीज का मेरे हाथ लगना जरूरी है। इतने में हकान अपने बाबा को लेकर उस क्लिनिक में पहुंच जाता है। उस क्लिनिक का मालिक एक कैमल नाम का एक आदमी था जो अपनी बेटी जैनब के साथ वहां पर था और वह हकान के अब्बू को लेकर अंदर चला जाता है और जैनब हकान को संभालती है। फिर जब हकान अंदर जाने लगता है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर हकान जैनब के पास जाता है जो कि उस समय क्लिनिक को बंद कर रही थी। हकान पूछता है कि मेरे बाबा को कहाँ ले गए तुम्हारे बाबा। जैनब बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। तभी हकान पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन जैनब उसे 2 फटके मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग मेमो को बांधकर रखे हुए थे और वह लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। वे लोग करप्ट पुलिस वाले थे। मेमो बताता है कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस आराम से अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। तभी अचानक वहां पर गोली चलने लगी और मैं वहां से भाग गया, लेकिन उन आदमियों को उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। दूसरी तरफ जैनब हकान को होश में लाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे बाबा से मिलाकर आती हूँ। फिर वह उसे अंदर बने एक बाथरूम में ले जाती है और दीवार के पीछे बने एक बटन को दबाती है। बटन दबते ही वह दीवार घूम जाती है और वह एक बड़ी सी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर जैनब कहती है कि वो रहे तुम्हारे बाबा, जाओ जाकर मिल लो। फिर हकान अपने बाबा के पास जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इनके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। फिर हकान कहता है तो इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते। हकान के अब्बू कहते हैं बेटा तुम इनके पास महफूज रहोगे, तुम्हारे पास कई सवाल होंगे, यह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। तुम बहुत ताकतवर हो और अपनी ताकत का कभी शक मत करना, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी तकदीर है। बात बोलकर उसके अब्बा मर जाते हैं और अपने अब्बा की मौत पर हकान फूट फूट कर रोता है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन हकान का रोना बंद नहीं होता। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले अभी भी मेमो को टॉर्चर कर रहे थे। पुलिस वाला पूछता है कि तेरे साथ कौन कौन थे वहाँ पर, लेकिन मेमो अब भी अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी डॉक्टर हकान के लिए कॉफी लेकर आता है। हकान पूछता है कौन हो आप लोग। फिर डॉक्टर पूछते हैं बेटा वह कमीज कहाँ है। हकान कहता है मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए हैं और आप कमीज के बारे में पूछ रहे हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं सब कुछ जानने के लिए तुम्हारे पास कमीज का होना बहुत जरूरी है। हकान बताता है कि वह कमीज महफूज जगह पर है। डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल अपने बाप पर गया है। फिर हकान बताता है कि बाबा मेरे असली बाप नहीं थे। डॉक्टर कहते हैं मैं जानता हूँ। डॉक्टर बताते हैं कि तुम प्रोटेक्टर हो, हम दोनों तुम्हारे वफादार खादिम हैं। फिर हकान उनको कमीज दे देता है और कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। डॉक्टर कहते हैं यह तुम्हारी तकदीर है, तुम्हारे बाबा भी वफादार खादिम थे, बिल्कुल हमारी तरह। जैनब बताती है तुम एक प्रोटेक्टर हो, तुम्हारा फर्ज है इमोर्टल को रोकना। यह सब अजीब सी बकवास सुनकर हकान का दिमाग खराब होने लगता है। फिर डॉक्टर कहते हैं एक बार यह कमीज पहन लो, फिर खुद देख लेना हम क्या बताना चाहते हैं। फिर हकान वह कमीज पहन लेता है और कहता है लो पहन ली कमीज। फिर हकान बोलता है क्या अब मैं गायब हो गया हूँ। तभी देखते ही देखते वह कमीज हकान के शरीर के अंदर समा जाती है और उसकी छाती पर एक निशान बन जाता है। यह सब देखकर जैनब चौंक जाती है। फिर जैनब अपनी गन निकालती है और हकान की तरफ तान देती है। गन देखकर हकान डर जाता है और जैनब गोली चला देती है। गोली हकान के माथे से टकराकर पिचक जाती है। फिर डॉक्टर वह पिचकी हुई गोली उठा लेते हैं और कहते हैं अब तुम्हें जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। दोस्तों हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।